आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से संक्षेपण यह पाठ देखेंगे। पिछले ही भाग में हमने संक्षेपण इस पाठ की शुरुआत की थी। उसमें हमने संक्षेपण का मतलब, उसका स्वरूप और उसके प्रकार देखे। आज हम संक्षेपण के गुण या विशेषताएं देखेंगे। संक्षेपण के कतिपय गुण या विशेषताएं हैं, वे निम्नलिखित अनुसार है। एक है शुद्धता। शुद्धता संक्षेपण के लिए पहला और सबसे आवश्यक गुण है। संक्षेपण लेखन में शुद्ध होना चाहिए। जो भी लेखन हम कर रहे हैं संक्षेपण में, वो जो लेखन है वो शुद्ध होना अत्यंत जरूरी है। और आगे कहा गया है कि इसका अर्थ यह है कि सारांश में ठीक यही बात होनी चाहिए कि जैसे उसका लेखन शुद्ध होना चाहिए, उसी तरह जो बात लिखी है वो ठीक तरह से होनी चाहिए, जो मूल संदर्भ में विद्यमान हो। न तो मूल संदर्भ की कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी चाहिए और न कोई बात उसमें अपनी ओर से जुड़ी होना चाहिए। इतनी ही नहीं, मूल संदर्भ में वर्णित किसी भी बात पर अपनी ओर से कोई टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए। जिस बिंदु पर मूल संदर्भ में जितना जोर दिया गया हो, संक्षेप में उतना ही रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो संक्षेप शुद्धि नहीं किया जा सकता है। दूसरा है संक्षिप्तता। संक्षेपण का केंद्र बिंदु ही संक्षिप्तता है। अनावश्यक बातों के लिए संक्षेपण में कोई स्थान नहीं है। दृष्टांत देकर व्याख्या का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मूल अनुच्छेदन अवतरण के सभी विचारों को कम से कम शब्दों में रखने का प्रयास किया जाता है। 150 शब्दों के अनुच्छेद का संक्षेपण करते समय मात्र 50 शब्दों का निर्देश ही आवश्यक होता है। 5 से 10 शब्दों का कम या ज्यादा हो जाने से संक्षेपण निरर्थक नहीं हो सकता। फिर भी कलेवर के लघु होना अनिवार्य है। तीसरा है स्पष्टता। संक्षेपण की प्रक्रिया में शब्दों का चयन और वाक्य रचना को ऐसा रखना चाहिए कि मूल पाठ का आशय पर्याप्त स्पष्टता के साथ व्यक्त हो सके। संक्षेपण में भाषा संरचना गागर में सागर भरने वाली होती है, भी सरल, प्रवाहपूर्ण और भावों विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाली एवं स्पष्ट हो। संक्षेपण में जिस शब्दों का प्रयोग किया गया हो उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। द्व्यार्थक शब्दों का प्रयोग कदापि न किया जाए। 4. पूर्णता। संक्षिप्तता का अर्थ कदापि यह नहीं है कि मूल अनुच्छेद की कोई अपेक्षित बातें छूट जाए और कुछ आ जाए। ध्यान यह रहना पड़े कि मूल के सभी महत्वपूर्ण, यथार्थ और उपयोगी तथ्य और सत्यपूर्ण रूप में संक्षेपण की अनिवार्य अंग होंगे। उनमें से यदि कोई छूट जाता है तो संक्षेपण की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। वस्तुतः संक्षेपण में न हो तो अपनी ओर से मूल्यांकन शैली में कुछ टिप्पणी की संभावना होती है, न ही अनिष्कर्ष की शैली में कोई निर्णय देना होता है। आवश्यक इस बात की होती है कि प्रस्तुत विषय सामग्री में निर्क्षीर, विवेक सम्मत पूर्ण रूप से संक्षेपण में उभर कर आना चाहिए। 5 है तारतम्यता। संक्षेपण में तारतम्यता का होना अत्यावश्यक होता है। असंबद्ध विचारों या पाठक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छे संक्षेपण में अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध जुड़े हुए होते हैं। जहां एक विचार से दूसरे विचार में तारतम्य होना चाहिए, वही मूल भाव सुरक्षित होना चाहिए। संक्षेप में प्रवाह और पूर्ण होना चाहिए। सारांश के वाक्य
आपस में इस तरह जुड़े हो कि वे असंबद्ध और बिखरे बिखरे न लगे। छठा है विवेचनात्मकता। संक्षेपक सार लेख के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि उसकी बुद्धि पर्याप्त पैनी हो। उसमें तथ्यों को परखने और उनका सही विवेचन करने की एक प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। यदि लेखक का विवेचनात्मक पक्ष ही दुर्बल ही हो, वह आवश्यकतानुसार मूल भावों को पकड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में विवेचनात्मकता का अभाव हो जाना चाहिए। शांत है प्रभावोत्पादकता। संक्षेप में भावों के जहाँ निश्चित क्रम बना रहता है, वही क्रम बना रहना चाहिए। वहाँ उसका समग्र रूप भावोत्पादक होना जरूरी है। क्रम अगर बिखरा है तो प्रभावी होने में बाधा पड़ती है। भावों में क्रमबद्धता प्रभावशाली बनाने में सहायता करती है। 8 मौलिक रचना। संक्षेपण में मूल पाठ को 1/3 शब्दों या वाक्यों को चुन लेना और 2/3 शब्दों या वाक्यों को छोड़ देना नहीं चाहिए। यहाँ यथासंभव मूल पाठ के सभी शब्दों के आशय को सार रूप में 1/3 शब्दों में व्यक्त करना होता है। अंततः संक्षेपण में लेखक पहले मूल पाठ को पढ़कर अपना बनाता है और फिर उसे अपने शब्दों में संक्षिप्त करना पड़ता है। 9 शीर्षक। किसी भी पाठ का संक्षिप्ततम रूप होता है शीर्षक। शीर्षक में संक्षेपण का मूल भाव समाहित हो जाना चाहिए। शीर्षक ही किसी रचना का मुख्य द्वार होता है जो उसमें प्रवेश करने के लिए पाठक को प्रेरित करता है। शीर्षक को पाठ के केंद्रित भाव को व्यक्त करने वाला संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। संक्षिप्तीकरण का शीर्षक अवश्य देना चाहिए। 10 सहज स्पष्ट भाषा शैली। मूल अनुच्छेद भी भाषा बातों का संक्षेपण प्रस्तुत करते समय भी आवश्यक है कि सभी तथ्य स्पष्ट रूप में उभरने चाहिए। ऐसा न हो कि मूल की सहज स्पष्ट बातें संक्षिप्त रूप में आकर और उलझ जाए या समझ में न आए। जिस प्रकार किसी परिच्छेद के कुछ बातें समझाई गई है, उसी प्रकार संक्षेपण में उसे उस बातों को संक्षिप्त रूप में समझाकर लिखना होता है। यहाँ संक्षेपण करने वाले की प्रतिभा और अभ्यास एक बार पुनः उपयोगी सिद्ध होता है। उसकी भाषा शैली, शब्द चयन, वाक्य संरचना और प्रस्तुतिकरण सभी का समेकित प्रभाव संक्षेपण को स्पष्ट और सहजता से बनाता है। आवश्यकता तो इस बात की है कि मूल सामग्री को संक्षेपण में आकर सहज और सरल होना चाहिए। 2 या अधिक अर्थ वाले द्व्यर्थ शब्दों को नहीं चुनना चाहिए। शैली सरल और सर्वजन सहज होनी चाहिए ताकि उसका अपेक्षित प्रभाव पड़ सके, कुछ अधूरा या उलझा हुआ न लगे। संक्षेपण की भाषा में अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। आगे है संक्षेपण के कई उदाहरण दिए हैं। इस संबंध में तो मत नहीं हो सकते हैं कि युद्ध त्याज्य वस्तु है और शांति संसार के लिए आवश्यक और अभिष्ट है। आज यह बात सुनने में शायद आश्चर्यजनक हो सकती है कि जबकि जान पड़े कि अब से कुछ वर्ष पहले तक युद्ध को शांति स्थापना करने का साधन समझा जाता था और कोई बड़े बड़े राष्ट्रों का यह विचार था कि अपने शस्त्रास्त्रों की संख्या को बढ़ाकर संसार में शांति बनाए रखना चाहिए, परंतु अनुभव ने उनकी धारणा को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। युद्ध की सज्जता अंत में युद्ध स्वीकार कर ही चढ़ती है। इसीलिए
यदि युद्ध का बहिष्कार अभिष्ट है तो हमें उसका आरंभ अहिंसा और प्रेम की भावना से ही करना चाहिए। वस्तुतः प्रेम और अहिंसा द्वारा ही न केवल शांति हमें मिल सकती है, अपितु सारे संसार को एक सुखमय राज्य बनाया जा सकता है। आगे कहा गया है कि किंतु इसमें हमें भगवान बुद्ध के बताए हुए उपदेशों पर भी आचरण करना चाहिए, जिन पर अशोक ने किया था कि तभी हम भी अशोक की भांति एक सुखमय संसार के निर्माण में योग दे पाए। उसमें आगे है संक्षिप्तीकरण। शांति की स्थापना प्रेम और अहिंसा से संभव होती है। सभी लोग युद्ध को त्याज्य और शांति को अभिष्ट मानते हैं, परंतु शास्त्रों में वृद्धि करके शांति स्थापित कर पाने की कुछ बड़े राष्ट्रों की धारणाएं गलत सिद्ध होती है। शांति की स्थापना के लिए प्रेम और अहिंसा का ही मार्ग है। बुद्ध के बताए इसी मार्ग पर चलकर अशोक की तरह हम भी संसार को सुखी बना दे सकते हैं। तो इसकी शीर्षक आएगा शांति की स्थापना। उसमें दूसरा भाग बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योग विदेशी उद्योग से टक्कर लेने की क्षमता कैसे पैदा कर सकते हैं। तो बताया है कि यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। शुरू में देश में अर्थतंत्र पर मूल क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की गई थी। उद्योग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रहित में आधारभूत उद्योगों की आवश्यकता को समझते हुए बहुत से उद्योगों को अनेक प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है। देश विदेश प्रतिद्वंदी उद्योगों द्वारा मुकाबले की चोट से बचाने की हर चंद कोशिश की गई। पिछले 3 दशकों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई उद्योगों ने काफी उन्नति की है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बायोटेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में भी नवीनतम उद्योगों के आगमन पर नजर दौड़ाती जाए तो राष्ट्र की विकास यात्रा से प्रभावित होकर बिना नहीं हम रह सकते हैं। इतना अच्छा काम संक्षिप्त में किया गया है। उसमें नीचे संक्षिप्तीकरण बताया है कि भारत उद्योग में विश्व बाजार में टिकने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। आरंभ में सरकार के राष्ट्रहित के आधारभूत उद्योगों की कई प्रकार की सहायता है, उन्हें प्रोत्साहित किया है, उसे प्रोत्साहन भी उन्होंने दिया है। परिणाम स्वरूप अनेक उद्योग उन्नत भी हुए हैं। विद्युत उत्पादक के क्षेत्र में भारतीय उद्योग की प्रगति विशेष सराहनीय रही है। उसका शीर्षक है भारतीय उद्योग की चुनौती। इस तरह से इतने बड़े जो हमने पढ़ा है संक्षिप्त, उसका सार एक ही शब्दों में बताया गया है। आगे बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि जैसे कि सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाने रखने के लिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेम से प्रेम, अधिक विश्वास से अधिक विश्वास उत्पन्न होता है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि घृणा से घृणा का जन्म होता है, तो दावाग्नि की तरह सबको जलाने का काम करती है। महात्मा गांधी घृणा को प्रेम से जीतने की विश्वास करते हैं। उन्होंने सर्वधर्म समभाव द्वारा सांप्रदायिक घृणा को मिटाने का आजीवन प्रयत्न किया है। सभी धर्म आत्मा की शांति के लिए भिन्न भिन्न उपाय और साधन बताए गए हैं। धर्मों में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता है। सभी धर्म सत्य, प्रेम, समता, सदाचार और नैतिकता पर बल देते हैं। इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे से पैराग्राफ दिए हैं, समरी दिए हैं। उसको हमको शॉर्ट में उसका शीर्षक लिखना है और उसका संक्षिप्तकरण दिया है। सांप्रदायिक सद्भाव परस्पर प्रेम से उत्पन्न होता है। घृणा का भाव एक अग्नि की तरह है जो सभी को जला देता है। मतलब जो हमने ऊपर पैराग्राफ देखा है उसका संक्षिप्तकरण सिर्फ 2 या 3 लाइन में दिया है। सभी धर्म के मूल में सत्य, प्रेम, समता और नैतिकता के भाव निहित है। और उसका शीर्षक आएगा सांप्रदायिकता और एकता। इस तरह से प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा उन्होंने बताया है। और हम देखते हैं
बहुत सारे उन्होंने उसके एग्जाम्पल्स या बहुत सारे उदाहरण भी उन्होंने उसके दिए हैं। तो आगे हम चौथा उदाहरण देखेंगे कि जीवन की सबसे करुण विडंबना यह है कि उपयुक्त पात्र को वस्तु नहीं मिलती, तो जो बूंद सीप के गिरकर मोती बन जाती है वह गंदगी में गिरकर मलिन हो जाती है। तो निरंतर जलकण भूमि में अंकुर उगता है, वह पाषाण की कठोर खाइयों में सूख जाता है। जो गंध आपको पुलकित करते हैं वह लू में झुलस जाते हैं। सृष्टि शासक के यह कैसे अनुदान निर्णय है, इस पर कभी कभी सामान्य बुद्धि को भी तरस आ जाता है, हंसी आ जाती है। अब ये उन्होंने एक छोटा सा एक 5-6 लाइन का पैराग्राफ दिया है, उसका संक्षिप्तीकरण यानी शॉर्ट समरी बताई है। इस जीवन में विषमता का विशेष आधिक्य है। आवश्यकतानुसार वस्तुओं की प्राप्ति इस जीवन में कभी नहीं होती। अंत एवं सृष्टिकर्ता के शासन को देखकर तरस आता है। और उसका शीर्षक आएगा विधि का विचित्र विधान। इस तरह उन्होंने 1, 2, 3, 4 हमको एग्जाम्पल्स 6 एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। वैसे हम 5वां भी एग्जाम्पल देखेंगे कि उन्होंने कैसे एक पैराग्राफ को संक्षिप्त करके उसको शीर्षक दिया है। और आगे कहा है कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से भी है। अपने को एक राष्ट्र के निवासी मानने वाले को 2 व्यक्ति किसी भी विदेशी भाषा में बात करें, यह हास्यास्पद असंगत है। इस बात का द्योतक भी है कि उस देश में कोई समुन्नत राष्ट्रभाषा नहीं है। दूसरों के सामने हाथ पसारना समृद्धि का नहीं, दरिद्रता का चिन्ह है। दूसरों की भाषा से काम चलाना भी बहुत कुछ वैसा ही है। जिसकी अपनी भाषा है वह दूसरे की भाषा क्यों उधार ले। हर एक की अपनी अपनी एक अलग अलग भाषा होती है। इसी तरह राष्ट्रीय सम्मान में बट्टा लगता है। विदेशी में जाने पर भारतीय को अंग्रेजी में बात करते देखकर वहाँ के निवासी आश्चर्य से पूछते बैठते हैं कि आपने आपकी भाषा नहीं है, क्या अपनी खुद की भाषा नहीं है जो आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। इस प्रकार का क्या उत्तर दिया जा सकता है। यह हीन भावना के कारण उन्होंने नहीं अपनाए पाते। अपनी साहित्यिक और भाषिक समृद्धि पर संदेह बना रहता है। अब इसका संक्षिप्त रूप उन्होंने लिख के दिया है शॉर्ट समरी में। राष्ट्र के सम्मान के लिए राष्ट्रभाषा का होना अत्यावश्यक है। अपनी एक सुंदर और समृद्ध भाषा होने पर के उपरांत भी किसी दूसरी भाषा को सहारा लेना उचित नहीं लगता। राष्ट्रभाषा को अपनाने के कारण अपने लोगों को उस पर भाषिक और साहित्यिक समृद्ध न होने का भ्रम है। अपनी भाषा के होते हुए दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करना दारिद्रता का द्योतक है। और उसका शीर्षक माना जाता है कि राष्ट्रभाषा, कि अपने एक ही शब्द में और 4-5 लाइन में उसका संक्षिप्तीकरण उन्होंने बताया। छठा और आखिरी उन्होंने बताया है उदाहरण कि भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण लक्ष्मी, श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कहा जाती है। स्वार्थ और भोग लालसा को छोड़कर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान द्वारा समय समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग खोजा। उस शक्ति के सामने यजमान को भी हारना पड़ा है। सती सावित्री, वीरांगना लक्ष्मीबाई, तपस्विनी उर्मिला की दिव्य झांकियां प्रेरणा स्रोत मानी जाती है और पुरुष को चेतना और जागरण का संदेश देती है। नारी का सम्मान करना ही पुरुष का जीवन का कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इतना सारा उन्होंने एक पैराग्राफ बताया है। अब उसका संक्षिप्तीकरण कैसे करना है वो भी बताया है कि भारतीय नारी त्याग, न्याय, साहस, शक्ति आदि सेवा का प्रतिरूप है। वह पुरुष के लिए अर्धांगिनी, लक्ष्मी और देवी है। विपत्ति के अंधार में
प्रकाश पुंज है। भारतीय अतीत की गौरवशाली नारियां पुरुष की प्रेरणा स्रोत रही है। नारी सम्माननीय है। शीर्षक है भारतीय नारी। इस तरह से बहुत ही अच्छा और सुंदर ये संक्षिप्तीकरण का ये लेखन है, ये पाठ है। आप ये पाठ अच्छे से घर में पढ़िए एक दो बार, आपको भी अच्छी तरह से संक्षिप्तीकरण का अर्थ, स्वरूप, उसके प्रकार समझ आएंगे। आशा करती हूँ ये जो पाठ मैंने आपको पढ़ के दिखाया है, समझाया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।